हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 44। इससे पहले ऑलरेडी हमने 43 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रुपये खर्च किए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला है, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह। बी कथन है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सी कथन है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त में से एक अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह है, जो कि कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और चिन्ह है। यहाँ पे समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। मानचित्र के 3 ही घटक होते हैं, दूरी, दिशा और चिन्ह है। पहला कथन गलत है। सेकंड कह रहा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप दिखाना हो या देश को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानचित्र पर दिखाना है 1000 किलोमीटर, तो वहाँ पे हम दिखाएंगे 1000 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा 10 सेंटीमीटर भूमि के 1000 किलोमीटर को दर्शाते हैं, तो ये छोटे पैमाने की तरह माना जा सकता है। वहीं कह रहा है सी कथन है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव या कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ये भी कथन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना है, बस आपको यही याद रखना है कि जब छोटा क्षेत्रफल हो तो बड़े पैमाने का इस्तेमाल करेंगे और जब बड़ा क्षेत्रफल हो तो छोटे पैमाने का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि बड़ा पैमाना वाला बात करें तो 10 सेंटीमीटर भूमि के लिए हम सिर्फ 1000 मीटर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर 1000 मीटर को दर्शाना है तो 10 सेंटीमीटर लेंगे, और अगर 1000 अगर बड़ा छोटा पैमाना होगा जहाँ पे, तो हम माने कि महाद्वीप या देश को दर्शाना होगा तो 1000 किलोमीटर के लिए हम लोग 10 सेंटीमीटर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए हम कितना ले रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, पैमाना तय कर रहे हैं। लेकिन अगर ये छोटा दिखाना हो, गांव और कस्बा दिखाना हो, तो बड़ा पैमाना तय करेंगे। जैसे कि 1000 मीटर हो तो उसमें हम कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बस आपको याद रखना है कि जब बड़ा क्षेत्रफल दिखाना होगा तो वहाँ पे छोटा पैमाना का इस्तेमाल करेंगे, और जब छोटा क्षेत्रफल को दिखाना होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा पैमाना लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र सतह पर भौतिक विशेषताओं को दिखाने के लिए उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र सतह पर भौतिक विशेषताओं को दिखाने के लिए उपयुक्त होगा। विषयगत मानचित्र, भौतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र या फिर एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक मानचित्र, ठीक है। भौतिक मानचित्र सतह पर भौतिक विशेषताओं को दिखाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, भौतिक मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि स्थलाकृति, भूविज्ञान, मिट्टी, जल निकासी, मौसम के तत्व, जलवायु और वनस्पति आदि दिखाते हैं इसमें भौतिक मानचित्र में। वहीं बात करें थीमेटिक जो मानचित्र होता है या फिर विषयगत जो मानचित्र होते हैं, कुछ मानचित्र विशिष्ट जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रोड मैप, बारिश के नक्शे, जंगलों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र, है ना, उद्योग आदि विषयगत मानचित्र कहलाते हैं, ठीक है। थीमेटिक मानचित्र या फिर विषयगत मानचित्र में ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों में रोड मैप, बारिश के नक्शे, जंगलों के वितरण या फिर उद्योग, इन सब चीज़ों को विषयगत मानचित्र में दिखलाते हैं, ठीक है। वहीं बात करें सांस्कृतिक मानचित्र के बारे में, तो ये मानव निर्मित विशेषताओं को दर्शाते हैं। इनमें जनसंख्या वितरण और वृद्धि, लिंग और आयु, सामाजिक और धार्मिक संरचना, साक्षरता, शैक्षिक प्राप्ति के स्तर, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों का स्थान, सुविधाओं और सेवाओं, परिवहन लाइनों और उत्पादन वितरण और विभिन्न माल के प्रवाह को दर्शाने वाले विभिन्न प्रकार के मानचित्र इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं बात करें राजनीतिक मानचित्र के बारे में, तो ये शहर, कस्बों और गांव और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों की उनकी जो सीमा होती है उनके साथ दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है।
चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लिथोस्फीयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है लिथोस्फीयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक ठोस पपड़ी या पृथ्वी के कठोर शीर्ष परत है। बी कथन है, यह पृथ्वी का लगभग 29% हिस्सा है। यह डोमेन है जो हमें वनों, कृषि के लिए भूमि और मानव बस्तियों को प्रदान करता है। एक से अधिक सही होगा यहाँ पे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला कथन बिल्कुल सही है कि यह एक ठोस पपड़ी या पृथ्वी के कठोर शीर्ष परत है। ठीक है, लिथोस्फीयर देखेंगे कि एक ठोस पपड़ी है और पृथ्वी की कठोर शीर्ष परत है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। बी कथन दे रखा है यहाँ पे कि यह पृथ्वी का लगभग 29% हिस्सा बनाता है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखना है लिथोस्फीयर के बारे में कि ये पृथ्वी का लगभग 29% हिस्सा बनाता है और भूमि पर 29% स्थल मंडल का कब्जा है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं, या फिर स्थल मंडल बात एक ही है। ठीक है, तो स्थल मंडल पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इस परत के 29% हिस्से पर भूमि का कब्जा है और शेष 70% पर पानी का कब्जा है। ठीक है, सी कथन कह रहा है कि यह डोमेन है जो हमें वनों, कृषि के लिए भूमि और मानव बस्तियों को प्रदान करता है। ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्थल मंडल वह डोमेन है जो हमें वनों, चराई के लिए घास के मैदान, कृषि के लिए भूमि और मानव बस्तियाँ प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का स्रोत भी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिथोस्फीयर में खनिज भी का स्रोत इसी में देखने को मिलते हैं। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरित में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट ही लिथोस्फीयर देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है आपका लिथोस्फीयर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना है समताप मंडल के संबंध में कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। पहला दे रखा है यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। बी कथन है कि यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और सी कथन है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। यही कथन गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखेंगे समताप मंडल ये मध्य मंडल के नीचे स्थित है। ठीक है, और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ, ये सही है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही यहाँ पे असत्य है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये समताप मंडल है और यहीं पे देखने को मिलता है ओजोन लेयर। ठीक है, देख रहे हैं ओजोन लेयर, ये वाला परत जो दिख रहा होगा आपका। ठीक है, नीचे वाला जो एरिया है क्षोभमंडल से ऊपर वाला परत। ठीक है, और ये मध्यमंडल के बोल रहा था कि ऊपर में है, जबकि यह देखेंगे कि ये नीचे में है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, गलत है पहला। और सी कह रहा था कि इसमें ओजोन गैसों की परत है, तो हम लोग देख लिया वहाँ पे O3 जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कौन सा, समताप मंडल। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 13 से लेकर 50 है, तो 50 तक इसका ऊपर जो ऊपरी हिस्सा है वो 50 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या था, सही था, बी और सी वाला। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे सभी मंडल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्षोभमंडल के बारे में क्या क्या याद रखना है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह से ध्रुवों पर लगभग 12 किलोमीटर की औसत ऊंचाई और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर लगभग 11 मील तक फैली हुई है। क्षोभमंडल वह जगह है जहाँ मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। इसमें पृथ्वी का अधिकांश वायु द्रव्यमान और नमी होती है। ठीक है, समताप मंडल के बारे में याद रखना है कि क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित है जो क्षोभमंडल के शीर्ष से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल में ओजोन परत होती हैं जो सूर्य के हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिसे यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मध्यमंडल के बारे में याद रखना है कि मध्यमंडल समताप मंडल के ऊपर स्थित है और ऊंचाई में लगभग 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है, जिसमें तापमान बेहद कम हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करें तापमंडल के बारे में, तो तापमंडल मध्यमंडल के ऊपर से शुरू होता है और लगभग 600 किलोमीटर तक ऊपर की ओर फैला होता है। यह तीव्र सौर विकिरण अवशोषण के कारण तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि की विशेषता है। उच्च तापमान के बावजूद कणों के बेहद कम घनत्व के कारण थर्मोस्फीयर मानव धारण को गर्म महसूस नहीं करेगा। ठीक है, वायुमंडल के बारे में याद रखना है कि वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और यह पृथ्वी की सतह से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है और अनिश्चित सीमा तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो सभी मंडलों के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत में मीठे जल का सिर्फ खालिस्तान % है। कितना, 2%, 3%, 4% या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
भारत में मीठे जल का सिर्फ कितना परसेंट है भारत में? 2%, 3% या 4%? तो याद रखना है, भारत में मीठे जल का सिर्फ 4% हिस्सा है। कितना है? 4%। मात्र भारत में मीठे जल का जो स्रोत है वो सिर्फ 4% है। ठीक है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, जैसे नदियाँ हैं, तालाब हैं, झरने हैं, हिमनद हैं, ये सभी मीठे जल के उदाहरण हैं। भारत में वैसे देखा जाए तो मीठे जल की कमी है। भारत में दुनिया की आबादी का 16% है, लेकिन मीठे जल का देखेंगे केवल मात्र 4% है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कृष्णा 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 होगा यहाँ पे, कृष्णा और कावेरी नदियों का समान बेसिन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? बताना है, कृष्णा और कावेरी नदियों का समान बेसिन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? अर्थात कहने मतलब सवाल ये कह रहा है कि कृष्णा नदी और कावेरी नदी किन दो राज्यों में देखने को समान रूप से मिल सकते हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्या कर्नाटक में दोनों नदियों का संगम देखने को, दोनों नदी देखने को मिल सकता है, या फिर केरल में दोनों नदियाँ की उपस्थिति है, या फिर तमिलनाडु में? कुछ ऐसा सवाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शन में कृष्णा और कावेरी नदियों का समान बेसिन जो है ना, ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, दोनों में देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी का उद्गम अरब सागर से लगभग 64 किलोमीटर महाबलेश्वर के उत्तर में लगभग 1337 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट में होता है। कृष्णा नदी बेसिन कर्नाटक में देखेंगे, कृष्णा नदी का जो बेसिन है वो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी का जो बेसिन है ना वो कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। वहीं बात करें कावेरी के बारे में, तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडगु जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज से ताल कावेरी में निकलती हैं। ठीक है, और कावेरी नदी का बेसिन के बारे में बात करें तो 3 राज्य हैं। कौन कौन? एक तो आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल और पुदुचेरी है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। तो देखेंगे कि कर्नाटक दोनों में आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कृष्णा और कावेरी नदियों का समान बेसिन राज्य कर्नाटक है। ठीक है, वैसे अब यहाँ भी तो समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, कृष्णा नदी का बेसिन कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, जबकि कावेरी नदी का देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे है, इधर देखें, इधर इधर, हाँ यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक यहाँ पे दोनों मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पे देखिए, तेलंगाना इसमें भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, महाराष्ट्र इसमें भी नहीं है। तो देखेंगे कि जो कि कृष्णा है नदी है और कावेरी नदी है, ये दोनों समान रूप से कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जल निकासी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है, जल निकासी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। बी कथन है, सरयू नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर में बहती है। सी कथन है कि सोन गंगा की एक बड़ी दक्षिण तटवर्ती नदी है। ऊपर में से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पहला कथन के बारे में दे रखा है कि रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, कथन बिल्कुल सही है। बी कथन है कि सरयू नदी नेपाल हिमालय में मिल्लम ग्लेशियर में बहती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। सी कथन है कि सोन जो है ये गंगा की एक बड़ी दक्षिण तटवर्ती नदी है, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और सोन आप लोग जानते होंगे कि अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, तो तीनों का तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है, सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपखंड है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बंगाल डेल्टा को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? एक तो आपका मोरीबंद डेल्टा, एक है अपरिपक्व डेल्टा, एक है प्रौढ़ डेल्टा और एक है सक्रिय डेल्टा। ठीक है, इन चारों डेल्टा का नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मोरीबंद डेल्टा जो क्षेत्र है ना, ये देश के दक्षिण पश्चिम भाग में गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और यहाँ की सहायक नदियाँ अत्यधिक रोग मुक्त होती हैं। ये गोखुर झीलों का एक प्रजनक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि दिनेश ने हाल ही में एक नदी का दौरा किया था जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। उसने निम्नलिखित में से किस नदी का दौरा किया था? तापी, माही, साबरमती, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, माही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक तो सबसे पहला है कि जब महाराष्ट्र ये मध्य प्रदेश निकलती हैं
ठीक है। कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से कहाँ से निकलती हैं? एक जिला है धार जिला, ठीक है। तो धार जिला से जब निकलती है मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान की तरफ जब बढ़ती हैं तो एक सबसे पहले राजस्थान में काटती हैं वहाँ पे, और राजस्थान से जब वापस लौटती हैं गुजरात की तरफ, जब खम्भाती खाड़ी में गिरती हैं तो वापस लौटते समय भी एक बार कर्क रेखा को काटती हैं। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये खम्भाती खाड़ी में गिरती है, ये ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। और इसी नदी पर देखेंगे कि माही बाजार, सागर बांध और कडाना बांध इसी नदी पर प्रमुख हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, और माही नदी के तट पर देखेंगे कि बड़ोदरा शहर जो है वो स्थित है। आप लोग जानते होंगे बड़ोदरा शहर काफ़ी फेमस होगा, जो क्रिकेट के शौकीन होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है। बड़ोदरा शहर देखे होंगे कि वहीं से देखेंगे इरफान पठान, यूसुफ पठान वहीं से आते हैं, है ना। क्रिकेट के जो शौकीन होंगे उन्हें निश्चित तौर पर पता होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये बड़ोदरा जो शहर है वो माही नदी के तट पर ही स्थित है। और माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक पहली बार जब ये मध्य प्रदेश निकल कर जब राजस्थान की तरफ बढ़ती है उस समय, और फिर राजस्थान से लौटती हैं जब वापस गुजरात की तरफ, है ना। यू टर्न लेती है कुछ इस तरह से, दक्षिण यहाँ से निकलती है मान लेते हैं, कुछ इस तरीके से निकलती हैं, इस तरह से निकलती हैं, और ये राजस्थान में जाती हैं, राजस्थान से फिर वापस लौटती हैं तो गुजरात पहुँच जाती हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और खम्भाती खाड़ी में गिरती है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? बताना है ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है। 2900 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर, इससे अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का अर्थ क्या होता है जानते हैं? ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा गया होगा, ठीक है। हाँ लिखा ही गया है, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा फिर से, यहाँ पे ये नदी जो है ना तिब्बत और चीन से होकर के बहती है, ठीक है। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ना, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह जब असम में प्रवेश करती है तब यहीं पर लोहित, दिबांग और सिकांग नदी से मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी का के रूप में ये जानी जाती है, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है ये जमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है, ठीक है। और आगे फिर देखेंगे कि पद्मा जो है ना, जिसे गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, तो ये पद्मा से मिल करके आगे ये मेघना बन करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये सोचिए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि तिब्बत और तिब्बत और चीन में देखेंगे इस नदी का नाम क्या है? सांगपो, ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ती हैं जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। आगे बढ़ती है जब असम में पहुँचती है तो वहाँ पे ये देखेंगे इस ब्रह्मपुत्र से लोहित, दिबांग, सिकांग नदी मिलती हैं और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती हैं। और वहाँ से फिर आगे जब बढ़ती है बांग्लादेश में जब पहुँचती है तो इसे देखेंगे जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। और वहाँ पे देखेंगे कि जब गंगा वहाँ से जब जाती है ब्रह्मपुत्र, ये गंगा जब पहुँचती है बांग्लादेश में तो उस गंगा को वहाँ पे पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा और ये जमुना जब दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, इधर से मान लेते हैं ये जमुना आ रहा है इधर से और ये पद्मा आ रही इधर से, अब जब मिलती है यहाँ पे तो मेघना कहलाती है, जाके फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। सुबनसिरी, मानस, यांगतसी या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कौन सा सहायक नदी नहीं है, तो ये सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, यांगतसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है सुबनसिरी जो है ना आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और मानस भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और जो अंगतसी जो नदी है ना, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी माजुली द्वीप जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तुंगभद्रा, मांडवी या फिर नर्मदा? तो याद रखना है यहाँ पे तुंगभद्रा नदी ये अरब सागर में नहीं गिरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा तुंगभद्रा नदी का नाम तुंगा या भद्रा से लिया गया है तथा शिमोगा में कुंडली में 2 धाराओं का संगम है। ये तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? भद्रा, हरिद्रा, वेदवती, तुंगा और एक शायद वर्धा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बाकी नर्मदा नदी के बारे में लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे, बहुत बार हम बता चुके हैं कि अमरकंटक के पानी से निकलती हैं, ठीक है। और ये भ्रंश घाटी में बहती हैं, ठीक है। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है हमें।
बाकी मांडवी नदी के बारे में याद रखना है कि मांडवी नदी कर्नाटक में महादयी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये नदी गोवा की जीवन रेखा भी कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पार्वती, यमुना और सोन नदी की विभाजित करती है? पर्वत होना चाहिए था ना यहाँ पे। ठीक है, पर्वत होना चाहिए था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लेते हैं, रुकिएगा ज़रा। चलिए अब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यमुना और सोन नदी का विभाजित करती है? ठीक है, भांडेर पर्वत, विंध्य पर्वत, कैमूर पर्वत, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कैमूर पर्वत जो है ना, ये यमुना और सोन नदी को क्या करती है? विभाजित करती हैं। अगर आप मैप पर देखेंगे तो आपसे देखेंगे आप कि कैमूर जो पर्वत है ना, ये यमुना और सोन नदी को क्या करती है? विभाजित करती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ना कैमूर पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार है और इसका विस्तार जबलपुर मध्य प्रदेश के पास कटंगी से लेकर के सासाराम बिहार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कैमूर आप देख रहे होंगे ना, ये सबसे आपका यहाँ पे सबसे पश्चिमी जिला है ना, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है? भारत, चीन, रूस, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, चीन जो है ना, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ये ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत जो है वो, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, दूसरा स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है, भारत में कृषि क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कृषि विकास के क्षेत्र में श्वेत क्रांति भेड़ पालन के आधुनिकीकरण से जुड़ी है। बी कथन है कि दूसरी हरित क्रांति बागवानी के विकास से जुड़ी है। सी कथन है, कृषि के क्षेत्र में नीली क्रांति मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन में सुधार से जुड़ी है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कथन गलत है कि ये श्वेत क्रांति भेड़ पालन से संबंधित है। नहीं, श्वेत क्रांति देखेंगे कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पहला कथन गलत है। दूसरी भी कथन गलत है यहाँ पे कि दूसरी हरित क्रांति बागवानी के विकास से जुड़ी है, बिल्कुल गलत है। और सी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे कि कृषि के क्षेत्र में नीली जो क्रांति है ना, ये मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन से सुधार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सी कथन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, बेवर, पोडू या ब्रिंगा किसके प्रकार हैं? बताना है यहाँ पे कि बेवर, पोडू या फिर ब्रिंगा किसके प्रकार हैं? प्राचीन या आदिम कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन या फिर आदिम कृषि से संबंधित है ये। ठीक है, बेवर, पोडू और ब्रिंगा। ठीक है, स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, झूम कृषि कह सकते हैं, ये सभी का प्रकार है भारत में। ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ पे कि बेवर, बेवर कहाँ का है? ये कहाँ का झूम खेती है ये? तो बेवर है ये मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में देखेंगे कि झूम खेती को बेवर या दहिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोडू ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और ब्रिंगा, ब्रिंगा ध्यान रखना है, ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक और हम बताए थे, पामाडाबी, है ना। तो पामाडाबी और ब्रिंगा ये दोनों उड़ीसा का, ये स्थानांतरित कृषि का नाम है, या झूम खेती का कह सकते हैं, या फिर आदिम कृषि कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है, मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि ये ज्वार की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। ज्वार की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। बी कथन है कि भारत में सभी मोटे अनाजों में मक्का की उपज का स्तर सबसे अधिक है। और सी में दे रखा है कि भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, पहला कथन बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, कि ज्वार की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में की जा सकती है। ठीक है, पहला कथन सही है। बी कथन है कि भारत में सभी मोटे अनाजों में मक्का के उपज का स्तर सबसे अधिक है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। सी कथन है कि भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन यहाँ पे क्या है? गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत विश्व में मोटे अनाज में देखेंगे कि चौथे स्थान पर है। ठीक है, भारत विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, चौथे नंबर पर फिर भारत है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उच्च भूमि क्षेत्र के लिए किस प्रकार की कृषि उपयुक्त है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उच्च भूमि के लिए किस प्रकार की कृषि उपयुक्त है? रोपण कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उच्च भूमि, जहाँ पे भूमि उच्च भूमि होता है ना, वहाँ पे किस प्रकार की कृषि उपयुक्त होती है? तो वहाँ पे रोपण कृषि उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय बागान वाणिज्यिक कृषि की दुनिया की सबसे पुरानी प्रणाली में से एक है। 1500 ईस्वी के बाद से 1 दर्जन से अधिक उष्णकटिबंधीय फसलों के उत्पाद शीतोष्ण क्षेत्रों में लोगों द्वारा लगातार मांग में है। ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, बाकी इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, शुष्क वाला कृषि कहाँ पे होगा? जहाँ पे वर्षा थोड़ा सा कम होता होगा। ठीक है, जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे शुष्क कृषि की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस समूह में गेहूं और चावल के HYV विकसित किए गए थे? बताना है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस समूह में गेहूं और चावल के HYV विकसित किए गए थे? पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया, बी कहता है मैक्सिको और फिलीपींस, सी ऑप्शन में है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो याद रखिएगा, मैक्सिको और फिलीपींस यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे HYV जो है ना, ये इसका अर्थ होता है अधिक उपज देने वाली किस्में। ठीक है, अधिक उपज देने वाली किस्में इसका मतलब होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, जैसे कि भारत में हरित क्रांति के नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किए थे, और हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और इसलिए देखेंगे कि 1970 में, ठीक है, 1970 में इन्हें इसके लिए नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया जाता है, इनको नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये आखिरी सवाल है इस सेशन का। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वृक्षारोपण की कृषि के लिए प्रमुख नहीं है? बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे वृक्षारोपण कृषि के लिए प्रमुख नहीं है। राजस्थान, असम, नागालैंड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान देखेंगे कि यहाँ पे वृक्षारोपण कृषि के लिए प्रमुख ये नहीं है, बाकी असम और नागालैंड सही है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।